नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है आपकी अपनी सपना की पाठशाला में, जहां पे आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के टेक्सचुअल क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और इंटेक्स्ट मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और आगे हम करने जा रहे हैं हमारे टेक्सचुअल, तो तकरीबन कुछ 40 जितने कुछ क्वेश्चन है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स की थ्योरी में भी कई बार क्वेश्चन समझ नहीं आते कि क्या है और कैसे उसको आंसर फ्रेम करना है। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको बहुत इजी तरीके से हर एक आंसर जो है वो एक्सप्लेन करूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं बेटा जी हमारी पहली स्लाइड पर। ओके, सो हमारी फर्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो हमें डिफाइन करना है यहाँ पर। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हर एक का हमें एक एग्जाम्पल देना है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि जहां पर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाता है, ठीक है, तब जाके जो हमें कंपाउंड मिलता है दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे वही है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमो मतलब कि सेम, मतलब कि जब दो चीजें मिक्स हो भी जाती है ना तो आपको डिफरेंस, मतलब आप तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि दोनों चीजें जो है वो मिक्स हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, पानी में आप नमक डाल देते हो तो नमक घुलने के बाद पानी में पता नहीं चलता कि नमक डला हुआ है, ठीक है, शुगर पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से जो भी ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में ऐसे कंबाइन हो जाते हैं कि यू कैन डिफरेंशिएट, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, दो और दो से ज्यादा। जैसे अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो चीजें मिक्स हुई तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, बाइनरी। ओके बेटा, क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन, जहाँ पे दो चीजें मिक्स होती हैं। अब इसके अंदर मैंने सॉल्ट के साथ शुगर भी ऐड कर लिया। ओके, शुगर भी ऐड कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएंगे, तीन आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्शरी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो सॉल्यूशन बनाते हैं। वेल, अब आगे देखते हैं हम लोग। जनरली जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाटर, वाटर जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। अब सॉल्वेंट के अंदर ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, इट डिटरमाइंस, कौन, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है ये हमें सॉल्वेंट से ही पता चलता है। अगर हमारा सॉल्वेंट गैस में है तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वो भी गैस होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड में है तो पूरा सॉल्यूशन सॉलिड में होगा, और अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड में है तो सारा का सारा सॉल्यूशन लिक्विड में होगा। ओके, तो सॉल्वेंट ही है जो पूरा फेस डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन का। नेक्स्ट, okay, the component which is present in the smaller quantity that is known as solute। ठीक है, तो solute के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो। जैसे आपके सामने है कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है ना, जो हमारा सॉल्वेंट है। अब ये दोनों सॉलिड स्टेट में है, बट आपको पता है कि जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पानी वाला मिलेगा ना। ठीक है, तो जो भी है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन जो होगा उसका फेस कैसा होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने कहा, ओके वेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर, कितने हैं यहाँ पर, और हमें ब्रीफली बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, टोटल हमारे पास ना बेटा, टोटल हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, और अगर हम लोग अंदर देखते हैं तो ठीक है, कंप्लीट दिखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। There are 3 types of solutions: gaseous solution, okay, solid और liquid। ठीक है, और इन सब में तीन 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 होते हैं। कैसे, अब इसके अंदर आप सॉलिड मिक्स कर दो गैस के साथ, लिक्विड मिक्स कर दो गैस के साथ, और गैस मिक्स कर दो गैस के साथ। ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये सब जो चीजें हैं वो क्या इंडिकेट कर रही है, सॉल्वेंट का फेज इंडिकेट कर रही है।
ठीक है, और उसके अंदर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी मिक्स कर लेंगे तो 3 जो है वो इसके सॉल्यूशन बनेंगे, 3 इसके, 3 इसके, कुल मिला के कितने हो जाएंगे हमारे पास नॉन सॉल्यूशंस, कितने होंगे 9 सॉल्यूशंस। आइए देखते हैं आगे हम लोग। सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कंप्लीटली मिला के बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आएगा गैसियस सॉल्यूशन। अब आपको क्लियर है अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो इसका मतलब कि सॉल्वेंट भी गैस होगा, तो ये तो आपको जो आपका सॉल्यूशन का फेज रहेगा वही आपका सॉल्वेंट का फेज रहेगा। ठीक है, तो गैसियस के अंदर आप देख सकते हो तीनों की तीनों सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट के अंदर मैंने कहा था गैस, लिक्विड और सॉलिड। इन्होंने कहा कि एक एक एग्जांपल दो, 3 है, आप कोई भी एक एग्जांपल एग्जाम में लिख के आ जाइएगा। जैसे कि गैस और गैस का मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। हवा है ना, एयर, एयर में कितनी सारी गैसेस है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। क्या हम किसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, सारे के सारे कैसे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर में हैं। तो आपके पास जो एटमॉस्फेयर है इट इज द बेस्ट एग्जांपल टू से कि गैस प्लस गैस गिव्स यू द गैसियस सॉल्यूशन। फिर आता है गैस के अंदर लिक्विड आ जाए तो लिक्विड, जैसे ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को आप नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दो। फिर हम बात कर लेते हैं सॉलिड, तो कैम्फर, ठीक है, कैम्फर अगर नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर लेते हैं तो ये एग्जांपल हो जाता है हमारे पास गैस का सॉलिड के साथ। ठीक है, तो देखो पहले पहले सॉलिड लिखा हुआ है, फिर गैस का फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पहले पहले लिक्विड लिखा हुआ था क्लोरोफॉर्म, फिर गैस का फॉर्म लिखा हुआ था। ठीक है, ना लिक्विड की बात कर लेते हैं हम लोग। लिक्विड के अंदर अगर आप समझ पा रहे हो कि लिक्विड सॉल्यूशन है तो इसके लिए सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड ही होगा। अब अगर गैस मिक्स करते हैं तो ये रहा, देखो ऑक्सीजन गैस मिक्स कर रहे हैं अपन वाटर के अंदर तो लिक्विड आया। ठीक है, लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल को आप मिक्स कर लो वाटर के अंदर, बहुत सिंपल सी बात है और ये तो सिंपल एग्जांपल है। सॉलिड की बात कर लेते हैं तो ग्लूकोज, शुगर, सॉल्ट, कुछ भी आप इसमें ऐड कर लो इसमें लिक्विड के अंदर आ गया ये। सिमिलरली सॉलिड की बात कर लेते हैं, ये बच्चों को समझना फिर भी इजी होता है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं सॉलिड के अंदर सॉलिड में कैसे मिक्स करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास जो चीजें हैं ना, लाइक स्टील है, ब्रॉन्ज रहता है, आपको पता होता है, हम 10th में भी एक आया था अलॉयस, ठीक है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अलॉयस होता है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं जैसे गैस है, तो गैस को अगर आप सॉलिड के साथ करते हो तो जैसे कि हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम के साथ अपन ने मिक्स कर लिया, लिक्विड को सॉलिड के साथ, एमएल के मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी को हम लोग सोडियम के साथ मिक्स कर लेते हैं। सॉलिड सॉलिड, कॉपर को मिक्स कर लिया गोल्ड के साथ, तब जाके ज्वेलरी बनती है। डन, क्लियर, बस आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। ठीक है, देखो आपको बोला गया है कि सॉलिड सॉल्यूशन करो, ठीक है, आपको बोला गया कि सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में आपको क्लियर तो हो गया कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है, और जो हमारा सॉल्यूट होगा वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। ठीक है, ना सॉल्यूट दिया हुआ है गैस का। अब एक हमारा है यहाँ पे गैस और एक रहा है सॉलिड। आपके पास अभी भी एग्जांपल था, क्या था सॉलिड में, पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम के साथ हम लोग मिक्स कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस, बन गया हमारा। तो देखो अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन बात समझ में, इस क्वेश्चन आपको ये समझना है कि आपको है ना अलग अलग करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो लास्ट वाला हमने जो ये देखा पूरा चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, आपको पूछते सॉलिड लिक्विड तो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए, आपको पूछते हैं लिक्विड गैस तो पता होना चाहिए, क्योंकि सबके एक एक एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। ओके, तो ये तो चलो हमें क्वेश्चन 2 था, बस जरूरी तो नहीं ना ऐसा क्वेश्चन आया आपको, है ना। तो इसके लिए आपको चीज ध्यान देनी है कि अगर इसके अलावा कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी और मास परसेंटेज। ठीक है, इनको डिफाइन करना है। ठीक है, डिफाइन करना है और साथ में फॉर्मूला लिख देते हैं, सिंपल, और कुछ करना नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, अब हम लोगों ने जब सम्स किए थे इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल, ठीक है, ना जाने कितनी बार मोल फ्रैक्शन हमने यूज किया। क्या होता है, रेशियो होता है, किस चीज का रेशियो होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसका, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, और नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं जेटा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अब अगर कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे कंपोनेंट ए, उसका टोटल कंपोनेंट दो हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो Na प्लस Nb के मोल्स, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, Na Nb Nc के किसी भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट जो भी आपको कंपोनेंट निकालना है ना, जिसके भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं कंपोनेंट, यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं है, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी बात है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास कंपोनेंट जिसका भी निकालना हो उसके आपको नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं अपॉन उस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका मोल्स जो है वो ऐड ऑन करना है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको, मोल फ्रैक्शन। याद कर लेना, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन मोलैलिटी। मोलैलिटी का भी यूज काफी अच्छा खासा इस चैप्टर के अंदर किया गया है। सो नाउ मोलैलिटी इज व्हाट, इट इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे हम ये डिफाइन कर लेते हैं दैट नंबर ऑफ मोल्स, अगेन किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं किलोग्राम है, तो क्या सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में होता तो मल्टीप्लाई पे 1000 कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए इसका यूनिट क्या बनता है, इसका यूनिट बनता है मोल पर केजी। क्या बनता है, मोल पर केजी। कई बार क्या होता है ना कि आप यूनिट से पहचान जाओगे, समझो कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है कि आपको बोला नहीं होता कि मोलैलिटी दिया हुआ है, बोला नहीं होता है, ठीक है, बट आप ना इनके जो यूनिट्स है उनसे पहचान जाते हो कि अच्छा ये तुम्हें मोलैलिटी दिया हुआ है, तो मोल पर केजी, डन, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, किस चीज का निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट, मोलैरिटी, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन इसी टर्म का होता है। तो मोलैरिटी इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, किसमें है, लीटर। अगर मिलीलीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मिलीलीटर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ सॉल्वेंट में ध्यान देना, अगर वो मिलीलीटर में है तो ऊपर क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, वहां पे सॉल्वेंट था मास अपॉन में, ठीक है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, डन। फिर बात कर लेते हैं, अच्छा एक और चीज, मोल्स के लिए मोल पर लीटर, ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसकी, मोल पर लीटर, डन, क्लियर, ओके। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या बोला गया, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो देखो, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और एल्स वी कुड से दैट mass of solute upon mass of solution मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 100 परसेंटेज है ना, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, डन बेटा, क्लियर, अच्छे से समझ में आया। चलिए नाउ फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution। ओके, अब मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि जब भी परसेंटेज आए ना, जब भी परसेंटेज आता है सॉल्यूट का या सॉल्यूशन के अंदर, तो याद कर लेना हम लोग जो पूरा सॉल्यूशन है उसको 100 ग्राम मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, 100 ग्राम मानते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 68% बोला गया है नाइट्रिक एसिड बाय मास, मतलब कि नाइट्रिक एसिड का मास दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, नाइट्रिक एसिड का मास दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ HNO3 कितना दिया हुआ है, 68 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम,
अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो हमारा पानी है, ठीक है, पानी में मिक्स किया गया, इसके लिए उसका परसेंटेज ये बन रहा है। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर H2O, ठीक है, मास ऑफ वाटर, तो 100 में से 68 गया, कितना बच जाएगा, 2 नीचे ऊपर 9, 32 ग्राम। सर 22 आएगा, नहीं 32 है, 2 ऊपर 9, 9 माइनस 6 3, हाँ 32 ग्राम। डन ना। बोला क्या आपको, व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ एसिड, मोलरिटी निकालना है हम लोगों को इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504। आपको यहाँ पे डेंसिटी भी दी हुई है। मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जो भी गिवन है ना बेटा वो अच्छे से लिख दो, ताकि आप जब तक लिखते हो तब तक दिमाग में चीजें आ जाती हैं कि मुझे करना किस तरीके से है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे निकालना है मोलैरिटी। चलिए ना बच्चों, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या देखा आपके भी हम लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, डन। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो यहाँ पे HNO3 होता, तो क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा हमारा, गिवन मास अपॉन मोलार मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। गिवन मास तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 68। मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, चलो मोलर मास ऑफ HNO3 निकाल देते हैं हम लोग, H प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा अपना 14 और ऑक्सीजन हो गया 16, कितना हो गया 15 प्लस 48, 63 ग्राम पर मोल, ठीक है, कितना हो गया 63। ओके, अपॉन में क्या आया, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो तो हमारे पास नहीं है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब आप देखोगे आपको और क्या दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है डेंसिटी, और डेंसिटी में सॉल्यूशन की दी जाती है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डन, ठीक है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है हमने, ओके, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। चलो, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है अपने को, 100 ग्राम, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा डेंसिटी किसकी होती है हमेशा, डेंसिटी हमेशा होती है सॉल्यूशन की, तो इसके लिए मास भी किसका लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन का लेंगे। तो मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना हो गया यहाँ पे 1.504 ग्राम पर ml, तो ऊपर क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में ml, ग्राम ग्राम कैंसिल, चलो 100 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 1.504, कितना हो गया 66.48 ml, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग 66.48, अभी ml में है, हमारा लीटर में है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख दूँ। चलिए 68 बाय 63 कर लेते हैं, 68 डिवाइडेड बाय 63 कितना है 1.079 अपॉन 66.48 मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके, ठीक है। देख लेते हैं इसको डिवाइड करके हम लोग 66.48, सो आ रहा है बेटा हमारा 16.23, ओके, ये आ गया मोलैरिटी, दैट मीन्स मोल्स पर लीटर। डन बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक बॉटल दी हुई है आपको, ठीक है, और उस बॉटल के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, इस बॉटल के अंदर ग्लूकोज है, और जिसपे एक लेबल लगाया हुआ है
10 वेट बाय वेट परसेंटेज का, ठीक है। What would be the molality, mole fraction of each component in the solution? तो molality क्या है, mole fraction क्या है, वो निकालना होगा। If the density of the solution is 1.2 ग्राम पर मोल, ठीक है, डेंसिटी आपको दिया हुआ है, then what will be the molarity? The molarity की क्या मतलब, तीनों के तीनों आपको टर्म्स यहाँ पे निकालने हैं, molality, mole fraction as well as the molarity। तो चलो पहले लिखना शुरू करते हैं, हमको जो जो दिया हुआ है। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight। देखो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है बेटा जी, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब अपने पास सॉल्यूट क्या है, साफ साफ बोला गया है ग्लूकोज, तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहां से मुझे इतना क्लियर हो गया दैट मास ऑफ ग्लूकोज इज 10 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे वेट बाय वेट है और उन्होंने सबसे बोला कि ग्लूकोज किसमें मिक्स कर रहे हैं, वाटर के अंदर, तो फिर मास ऑफ वाटर, अब वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो 100 में से आप 10 माइनस कर दो, क्योंकि टोटल तो 100 ग्राम है ना सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, उसमें से 10 ग्राम ग्लूकोज माइनस कर दिया, तो पानी कितना ग्राम ले लिया अपन ने, 90 ग्राम ले लिया, ठीक है। अब ग्लूकोज है तो उसका मोलेकुलर वेट तो जरूरत पड़ेगी, तो मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, अब आपको निकालने आते तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, पर मोल ना मिले तो चलेगा। ओके, ना सबसे पहले बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, चलो एक एक करके निकालते जा रहे हैं हम लोग, तो हमें पहले मोलैलिटी निकालना है ना। मोलैलिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलेकुलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये चीज रहती है ना। यहाँ पे हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो हमारा सॉल्यूट है, तो यहाँ पे सॉल्यूट के लिए हमें गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना है 180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 90, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं अपन 1000, ठीक है, क्योंकि केजी में लेना था ना हमें। ओके, सो 10 अपॉन 180, ओके, और फिर उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, चलो 0.0555 चलता ही जा रहा है, डिवाइड बाय 90 इंटू 1000, इसको डिवाइड किया 90 के साथ 0.00617, मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो गया 0.617, ठीक है। मोल पर केजी, तो यहां पे हम लोगों ने बेटा निकाल दिया मोलैलिटी। अब निकाल रहे हैं हम लोग अब निकाल देते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब कि हम लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का भी, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का भी। पहले ग्लूकोज का निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला क्या थी, ये मैंने ग्लूकोज का निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स,
अब पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। तो चलो ग्लूकोज के तो हमारे यहाँ पे निकल गए नंबर ऑफ मोल्स 0.05555, ये ग्लूकोज का ही, क्योंकि हमने यहाँ पे वही चीज की है। तो ग्लूकोज को पता है 0.0555, ओके। अपॉन में क्या होगा 0.0555। वाटर के देख लेते हैं हम लोग। तो वाटर का अगर हम बात निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो गिवन मास कितना है 90, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, ठीक है। सो 9 10 जा 9 2 जा 1 जा 5 जा, कितना आया 5 मोल्स ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ लगा दिया हम लोगों ने 5, क्या हो गया 0.0555 अपॉन 5.055, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 0.0555 डिवाइडेड बाय 5.0555 कितना आ गया 0.0109, ठीक है। अप्रोक्स लिख सकते हैं 0.011, ठीक है ना। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का भी। सो हमें पता है सबका मोल फ्रैक्शन का प्लस कितना होता है 1 रहता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1। ग्लूकोज का हमें मिल गया है 0.011, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं 0.011, कितना आएगा हमारे पास 1 माइनस 0.011, कितना हो गया 0.989। ये हमारा निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इच कंपोनेंट था, 2 कंपोनेंट है इसके अंदर, ग्लूकोज और वाटर, तो दोनों का हम लोगों ने निकाल दिया। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग मोलैरिटी की, ठीक है। अब बाकी रह गया हमारे पास मोलैरिटी, ओके। स्पेस नहीं है, ऐड कर देते हैं, ठीक है। नो ठीक है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। चलो सॉलिड तो वही लिक्विड ही है और उसका नंबर ऑफ मोल्स पता भी है हम लोगों को, लर्न भी हो गए 0.05555। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको डेंसिटी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था देखना पड़ जाएगा। डेंसिटी कहाँ गया, यहाँ पर नहीं लिखा था मैंने, अच्छा। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1.2, तो मास अपॉन 1.2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो ये था हमारा सॉल्यूशन, ठीक, कितना है 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 1.2, ये पूरा मिलीलीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.2, 83.33 मिलीलीटर। डन। चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है ग्लूकोज का 0.05 ना, 0.055 डिवाइडेड बाय 83.33 मल्टीप्लाई बाय 1000, बिकॉज यहाँ पे लीटर है और हमारा आंसर मिलीलीटर में है, ओके। चलिए तो 0.0555 डिवाइडेड बाय 83.33 मल्टीप्लाई बाय 1000, हमें मिल रहा है 0.6666 चलते जा रहा है, 0.666 और एल्स 0.67,
मोल्स पर लीटर। ठीक है बेटा जी, क्लियर? समझ में आ रहा है किसे समझ करने? फॉर्मूला अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, जो गिवन है वो अच्छे से लिखो एंड देन रिलेट करो कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे सेट होती है और उस हिसाब से आप उसको कैरी ऑन कर लेते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो क्या कर रहा है क्वेश्चन आपको ये, हाउ मेनी ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram of mixture of Na2CO3 and NHCO3 containing equimolar amounts of both। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0.1 मोलार HCl हम यूज कर रहे हैं, उसका कितना वॉल्यूम आपको चाहिए होगा, ml मतलब वॉल्यूम चाहिए होगा। 1 ग्राम का एक मिक्सचर है आपके पास, ठीक है, देखो ये एक ना 1 ग्राम का मिक्सचर है जिसके अंदर Na2CO3 और NaCO3 का मिक्सचर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें HCl डालना है, HCl की मोलारिटी दी हुई है 0.1 मोलार, ठीक है। तो ये कितना वॉल्यूम हम डालेंगे इसको रिएक्ट करने के लिए, ताकि ठीक है, ताकि हमारे पास दोनों तरफ जो हमारे पास जो मोल्स रहेंगे वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब मोल्स कह रहे हैं सेम है, ठीक है, मोल्स जो है वो दोनों अमाउंट के सेम है, तो उस हिसाब से हमारा कितना HCl जो है वो यूज होगा इसके रिएक्शन के लिए। समझ में आया क्वेश्चन? दोबारा बताऊं, देखो क्या बोल रहा है कि 0.1 मोलार आपको कॉन्सेंट्रेशन लेवल दिया हुआ है HCl का, उसमें से हम कितना लीटर या कितना मिलीलीटर हम लोगों को HCl लेना होगा जो हम इस कंटेनर में डालें जिसके अंदर ये मिक्सचर जो है वो डला हुआ है, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि ये मिक्सचर के अंदर जो मोलार है, जो मोल्स हैं दोनों के, ठीक है, दोनों के जो मोल्स है वो कैसे हैं, सेम है। लाइक समझो 2 मोल इसके 2 मोल इसके, तो दोनों के मोल सेम है, वो ये कह रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ HCl निकालना है, ठीक है। फिर आपको कहा गया है यहाँ पे कि 1 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 का और NHCO3 का, तो दोनों का सेपरेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जो मास है वो Na2CO3 और NaHCO3 का मिलाकर कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ, ठीक है, दोनों के जो मोल्स है कैसे हैं, सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 कैसा है, सेम है, ठीक है। ओके, देखो अभी ना बेटा, अब हमें तो नहीं पता कि इनका मास कितना है, दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाकर 1 ग्राम है, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर दैट Na2CO3 को हम लोग x ग्राम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो NaCO3 क्या हो जाएगा, दोनों का मिला के 1 है, तो 1 में से x चला गया, तो ये आ गया हमारे पास गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इनके मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 आपको मिलेगा कुछ 106 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट NaHCO3 आपको है 84 ग्राम, ठीक है। वो आप अभी निकाल सकते हो, तो मैं इसको डायरेक्टली कर देती हूँ, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास, तो हम लोगों को क्या बोला, दोनों के मोल्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इस चीज पे फोकस करूं तो दोनों के मोल्स इक्वल है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है Na2CO3 का x, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया Na2CO3 का 106, दोनों इक्वल मोल्स में है, इसके लिए इक्वल की साइन आ गई। NaCO3 का कितना है 1 माइनस x, और इसका मास कितना है 84, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 84x इज इक्वल्स टू 106 1 माइनस x, 84x इज इक्वल्स टू 106 माइनस 10x, ठीक है। ओके, 84x प्लस 106x इज इक्वल्स टू 106, 84 प्लस 106 कर लेते हैं हम लोग,
कितना आ गया 190, x इज इक्वल्स टू 106, तो x इक्वल्स टू 106 अपॉन 190, तो 106 डिवाइडेड बाय 190 कितना आ गया हमारे पास 0.5579। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को मास मिल जाएगा दोनों का। ठीक है, सो मास ऑफ Na2CO3 हमने कितना सपोज किया है, x सपोज किया है। ठीक है, x कितना है हमारे पास 0.5579 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ NaHCO3 सॉरी NaCO3 क्या था 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस 0.5579 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5579। ये आपको मिल रहा है 0.4421 ग्राम। ठीक है, डन। तो हमारे पास दोनों के पिताजी मास आ गए। और मास ऑफ Na2CO3। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, क्लियर है ना। चलो अब आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास दिया हुआ है मोलैरिटी HCl का। ओके, अब अगर हम HCl की मोलैरिटी की बात कर लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ HCl, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, यही चीज हम लोगों के पास। अब हमें वही बोला गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाउ मेनी ml ऑफ HCl, तो हमें वॉल्यूम तो निकालना है। ठीक है, हमें वॉल्यूम तो निकालना है, हमें पता है ऑलरेडी, तो ये तो निकालना है। मोलैरिटी इन्होंने दिया हुआ है 0.1, तो चलो ये तो है हमारे पास। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के मोल्स निकालने हैं। अब बेटा जी अगर हम इसको देखें ना, तो ये HCl जो है वो ये गिवन मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इन दोनों के साथ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्ट करेगा ये। अब अगर आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखो, ओके, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि Na2CO3 के साथ जब HCl रिएक्ट करेगा, अब आपको पता होना चाहिए और बहुत कॉमन सी बात है कि जब भी हमारे पास कंपाउंड में CO3 होता है ना, तो CO2 निकलना ही है कंपलसरी और पानी निकलना ही है कंपलसरी। तो CO2 तो निकाल दो पहले, आप H2O भी निकाल दो पहले। आप क्या बचेगा हमारे पास, NaCl बच जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग इसकी। यहाँ पे Na2 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, चलो बाकी तो ठीक ही हो गया ना, ये हमारा बैलेंस हो गया। अगर मैं यहाँ पे नजर डालूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 1 मोल Na2CO3 जो है वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl के साथ। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे क्या समझ पा रही हूँ, मैं यहाँ से ये चीज समझ पा रही हूँ कि 1 mole of Na2CO3 reacts with 2 moles of HCl इस रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास कितना मोल है। ओके, हमें मोल तो निकाला, हमने मोल तो निकाला ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हमें Na2CO3 का मोल निकालना होगा। हमारे पास गिवन मास भी है, गिवन मास आ गया, मोलिकुलर मास आ गया। चलो मैं यहीं पे निकाल दूँ, मैं इसको रब कर लेती हूँ। देखो आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए ना, ठीक है, उस हिसाब से ऑटोमेटिक आपको पता चलता जाएगा और आप उस चीज को निकालते जाइए। ठीक है, नाउ मोल्स ऑफ Na2CO3, गिवन मास कितना आ गया Na2CO3 का 0.5579 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है Na2CO3 का 106। डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको, 0.5579 divided by 106,
कितना आया 0.0052। हालांकि हमें पता दोनों के मोल सेम है ना, इन्होंने साफ साफ बोला है कि मोल्स ऑफ दिस एंड दिस इज सेम, तो उसका भी सेम ही होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, चेक करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज दोनों का सेम है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। NaCO3 का हमारा कितना निकला था, ये रहा 0.4421 डिवाइडेड बाय किसके साथ करूं, 84 के साथ, तो 0.4421 डिवाइडेड बाय 84, अगेन सेम आ गया 0.0052। ठीक है, दोनों का मोल सेम है ना। ओके, तो यहाँ पे हमें मोल्स पता चल गए। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, तो 0.0052 मोल्स ऑफ Na2CO3 के लिए कितने मोल्स हम लोगों को HCl चाहिए होंगे। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl y, क्या करूं, इस पूरे टर्म को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 0.052 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोगों को मिल जाएगा 0.0105। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों को लेना होगा NaCO3 के लिए भी, क्यों, क्योंकि रिएक्शन तो अलग होगा ना। ठीक है, तो NaCO3 जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या मिलेगा, अगेन हमें मिलेगा यहाँ पे NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, साफ साफ सी बात है, Na यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, Cl एक है। ठीक है, ओके, पूरा बैलेंस ही है। तो यहाँ से हम लोग क्या इंडिकेट कर पा रहे हैं कि 1 मोल NaCO3 के लिए 1 मोल ही HCl चाहिए। हम यहाँ से ये इंडिकेट कर पा रहे हैं कि 1 मोल that 1 मोल ऑफ NaCO3 के लिए हम लोगों को 1 मोल ही क्या चाहिए, HCl चाहिए। तो 0.0 मोल सेम है ना, 0.052 मोल्स ऑफ NaCO3 के लिए, अब दोनों का सेम है तो ये भी कितना हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा ना, 0.0052 मोल्स ऑफ HCl चाहिए ना, इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सो देयरफॉर टोटल मोल्स ऑफ HCl कितना आ गया, टोटल मोल्स ऑफ HCl कितना आ गया, एक तो ये आया हमारे पास 0.0105, और दूसरा ये वाला आ गया 0.0052। ठीक है, तो 0.0105 प्लस 0.0052 कितना हो गया, 0.0157 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं हमारी मेन फॉर्मूला की तरफ। क्या हो जाएगा, नाउ मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, तो 0.1 दिया हुआ है, मोल्स ऑफ HCl कितना आया 0.0157, और हमें वॉल्यूम निकालना है। सो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0.0157 डिवाइडेड बाय 0.1। कितना हो गया बेटा जी, 0.157। अच्छा, ये वॉल्यूम हमारा है, हमें इसको निकाल, ये लीटर में आया। ठीक है, और हमें इन्होंने बोला कि लीटर में निकाल दो, तो 0.157 को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 1000 के साथ, कितना आ गया हमारे पास 157 मिलीलीटर। ठीक है, इतना वॉल्यूम HCl का चाहिए। क्वेश्चन है लंबा बट डिफिकल्ट नहीं है ना, ऐसा नहीं कि सोच नहीं सकते हैं, एक बार दोबारा देख लेना बेटा, समझ लो क्वेश्चन को। ठीक है, मुझे पता टाइम मैं आपका ले रही हूँ यहाँ पे, बट समझाना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, फिर से क्वेश्चन को समझना
कि हमारे पास एक कंटेनर में मिक्सचर है 1 ग्राम का Na2CO3 और NaCO3 का मिला हुआ। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इसका कितना ग्राम है, बस ये मिक्सचर बोला गया है। अब उसको रिएक्ट करना है हम लोगों को HCl के साथ, ठीक है। और ये भी है कि ये दोनों के जो मोल्स है ना वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल मोल्स के हिसाब से हम लोगों को कितना HCl का अमाउंट जो है वो यूज करना होगा फॉर द रिएक्शन। तो पहले तो हमें HCl का अमाउंट निकालना है। हमें ये कहा गया कि Na2CO3 और NaCO3 1 ग्राम है, कौन कितना अमाउंट है वो नहीं पता है, तो एक को x ले लिया और दूसरे को 1 - x ले लिया। वो तो क्लियर, आपको दोनों का मोलिकुलर वेट हमें पता है। ओके, अब इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अभी देखा कि और क्या दिया हुआ है, तो उन्होंने ये चीज दी हुई है इक्विमोलर, ठीक है, मतलब दोनों के मोल्स सेम है। तो मोल्स क्या होते हैं यहाँ पर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो उसकी फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने दोनों के मोल्स को इक्वल कर दिया, जहां से हम लोगों को मास मिल गया ग्राम, ठीक है। तो मास x मिल गया, मतलब कि Na2CO3 मिल गया, हम लोगों को 1 में से माइनस कर लिया तो NaCO3 मिल गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इन दोनों के हम लोगों ने मोल्स निकाल दिए, डन, वो तो क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर हमने रिएक्शन में देखा, क्योंकि मोल्स सेम है ना, ग्राम तो सेम नहीं है, ठीक है, इसके लिए रिएक्शन HCl का दोनों का अलग अलग होगा। तो हमने ये चीज देखा, पहले रिएक्शन करके देखा, तो Na2CO3 जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड मिलेगा। बैलेंसिंग के हमें पता चल रहा है कि 1 मोल Na2CO3 के 2 मोल HCl चाहिए, तो 0.052 मोल्स ऑफ HCl Na2CO3 के कितना मोल अपने को HCl का चाहिए, ठीक है, वो आ गया हमारे पास। भाई इतना मोल्स जो है वो HCl का हम लोगों को चाहिए। सिमिलरली NaCO3 प्लस HCl रिएक्ट कर लिया, इसमें तो वही, हाँ, इसमें सब कुछ एक एक ही है, मतलब जितना ये रहेगा उतना ही HCl चाहिए। तो 0.052 मोल्स ऑफ NaCO3 के लिए 0.0052 मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ पे मुझे टोटल HCl के मोल्स पता चल गए, क्योंकि मोलारिटी में के फॉर्मूला के लिए मुझे मोल्स की जरूरत है ना, ठीक है। तो इसके लिए मैं टोटल मोल्स ऑफ HCl यहाँ पे निकाल दिए। चलो अब बात करते हैं मोलारिटी। तो ये मोलारिटी हमें किसका दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स दिया हुआ है, मोल्स निकाल दिया, मोलारिटी दिया हुआ है, तो यहाँ से अपने को मिल गया वॉल्यूम। इन्होंने पूछा था कितना ml, और ये है लीटर में, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया मैंने 1000, ताकि मुझे ml में यहाँ से मिल गया, डन, ठीक है। ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percent of the resulting solution. तो जब solution बनेगा ना, उसका mass percent क्या होता है हमें निकालना है। तो mass percent का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mass percent का फॉर्मूला होता है mass of solute upon टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला रहता है हम लोगों का। चलो अब क्वेश्चन को दोबारा हम जो क्या बोल रहा है, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। तो समझो कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास A, वो A सॉल्यूशन हमें 300 ग्राम दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन B है और वो हमें 400 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो समझो कि दो मेरे पास कंटेनर है, A सॉल्यूशन और B सॉल्यूशन के। इसके अंदर जो सॉल्यूशन A है वो 300 ग्राम है, ठीक है, और इसके अंदर सॉल्यूशन है वो 400 ग्राम है, ओके। अब इसमें से मैं 25% उठा रही हूँ, ठीक है। तो 300 का 25% कितना हो जाएगा, तो 300 इंटू 25 अपॉन 100, 1 जा 4 जा 4 1 जा कितना होगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी 75, कितना हो गया 75 ग्राम जो है मैं यहाँ से ले रही हूँ, ओके। 75 ग्राम मैंने लिया 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में से। सिमिलरली 400 ग्राम का हम उठा रहे हैं 40%, तो 400 ग्राम का 40% क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 160 ग्राम। ऐसा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ना समझ लो कि इसमें से मैंने निकाला 75 ग्राम और इसमें से मैंने निकाला 160 ग्राम, ओके। और ये दोनों को मुझे मिक्स करना है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए एक क्या होता है हमारे पास, सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट।
ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों को जो ये हमने 75% और 160 ग्राम निकाला, दैट इज द सॉल्यूट, ठीक है, जो हम डिसॉल्व करेंगे। तो देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, टोटल सॉल्यूट ए और बी दोनों को मिलाकर 75 प्लस 160 ग्राम कितना हो जाएगा, 235 ग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना है, तो टोटल कितना था, 300 और 400, ठीक है। ये जो था ये हमारा 300-400 का फॉर्म आ गया जो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 300 ग्राम और 400 ग्राम, तो मिला के कितना हो गया, 700 ग्राम का हमें सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे लगा देते हैं, सॉल्यूट कितना था हमारे पास 235, ये कितना है 700 इंटू कितना हो गया 100, 2 0 गए, 235 अपॉन 7, ठीक है। सो 235 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 2 14, 7 3 21, कितना रहा 225, 7 3 21, कितना हो गया 4.0, 7 5 35, 5 0 7 7 49, ठीक है। तो तकरीबन आपको 33.57% जो है वो मास परसेंट मिला। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, मास परसेंट निकालना था, फॉर्मूला पता था, सॉल्यूट है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमने साफ साफ बोल दिया, एक सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, जहाँ पे हम 300 ग्राम और 400 ग्राम मिक्स कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो क्लियर हो गया, बट उसमें सॉल्यूट में क्या ऐड करें, तो उसी में से ही, ठीक है, उसी जो सॉल्यूशन था, ठीक है, उसी का ही हम लोग 25% जो भी कंपोनेंट था उसके अंदर, उतना ही 25% और उतना ही 40% का कंपोनेंट, मतलब कि सॉल्यूट बनाने के दौरान, ठीक है, जो भी हमारे पास ग्राम आया वही हमारा क्या हो गया था, सॉल्यूट हो गया था। ठीक है, डन, इतना समझ में आया अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में जो क्या बोल रहा है, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ठीक है, एंटी फ्रीज इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन तो कभी बर्फ जमता ही नहीं ना, बर्फ के फॉर्म में कभी आता ही नहीं है। तो एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको बोला कि एक सॉल्यूशन बनाया है आपने जिसके अंदर 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल लिया है और 200 ग्राम पानी लिया हुआ है, ठीक है। When the calculate the molality of the solution, तो इस सॉल्यूशन में मोलालिटी निकालनी है। If the density, चलो आगे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है, वो ये कि अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का हमें इतना दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। वेल क्लियर हो गया था कि अगर डेंसिटी दिया है तो मोलैरिटी पूछेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मोलैरिटी के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, यही है। चलो अब देखते हैं हमारे पास दिया क्या हुआ है। An antifreeze solution is prepared from 2 to 2.6 ग्राम of ethylene glycol, तो ये हमें दिया हुआ है सॉल्यूट, ठीक है। सो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू 2.6 ग्राम, ठीक है, ये है हमारे पास सॉल्यूट, ओके। उसको मिक्स कर रहे हैं हम लोग पानी के साथ। तो मास ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है कितना, 200 ग्राम, ये क्या हो गया सॉल्वेंट, ओके। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ओके, अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ना केजी में है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको मल्टीप्लाई पे 1000 यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कन्वर्जन यहीं पे क्लियर हो जाए।
गिवन मास तो है हमारे पास, मोलिकुलर मास नहीं है, ठीक है। सो मोलिकुलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, अपना फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। चलो फटाफट से निकाल देते हैं। कार्बन होता है 12, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 6 ये होता है 16, 16 टू जा 32। ओके ये हो गया 30, 30 प्लस 32 कितना हो जाएगा 62। ओके तो कितना हो गया ये 62 ग्राम। चलिए सो गिवन मास कितना है 222.6, ये कितना हो गया 62, मास कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 1000। ओके आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। 222.6 डिवाइडेड बाय 62 कितना हो गया 3.590 अपॉन 200 इंटू 1000। ओके इसको डिवाइड कर लेती हूँ 200 से, कितना हो जा रहा है 0.0175 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जा रहा है 17.95। ठीक है ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी। डन, सिंपल था, क्लियर। चलो इतना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। इसको बता देती हूँ अभी, अब आपको बनाने आता ही है ना। अब क्या बोल रहा है, नाउ डेंसिटी दिया हुआ है अपने को, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, और हमें निकालना है मोलैरिटी। ठीक है निकालना है मोलैरिटी। चलो ये मोलैरिटी हो गया। अब यहाँ पे मोलैरिटी, ठीक है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है ये फॉर्मूला है हमारे पास। ओके अब देखो सॉल्यूट तो वही इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ये वाले निकल गए थे। ओके इसकी वैल्यू क्या आई थी ये वाली, तो नंबर ऑफ मोल्स तो है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे वॉल्यूम की, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पता है। अब सॉल्यूट का मास कितना दिया अपने को 222.6 और सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, प्लस कर लेते हैं कितना हो जाएगा 422.6 ग्राम। ठीक है इतना क्लियर हुआ ना बच्चों। देखो ओके हमारे पास सॉल्यूशन मास में दिया हुआ है, हमें चाहिए वॉल्यूम में। ठीक है तो हमें डेंसिटी दी हुई सॉल्यूशन की, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना आ रहा है मेरे पास 422.6 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 1.072। ठीक है ये ग्राम और ये हो गया ग्राम पर ml, दो पर ml चला गया। चलो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 422.6 डिवाइडेड बाय 1.0729 अपने को मिल रहा है 393.888, तो 89 लिख देती हूँ ml। ठीक है किसमें है ml में है, तो ये वॉल्यूम तो निकल गया सॉल्यूशन का बट निकला ml में, वहां पे ध्यान दो तो यहाँ पे लीटर्स में है। तो एक काम कर ले मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं। ओके सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 3.590, वॉल्यूम कितना आया 393.89 मल्टीप्लाई बाय 1000। चलो 3.590 डिवाइडेड बाय 393.89 कितना हो गया 0.00911 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेते हैं।
9.11 मोलर, ओके, या तो फिर मोल पर लीटर। ओके बेटा, तो यहाँ पे अपना निकल गया मोलरिटी। आया समझ में? इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं। ठीक है, अभी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो मेरे ख्याल से आपको तो देख के पता चल गया कि भैया मोलरिटी का फॉर्मूला है मोलरिटी है। मोलरिटी में तकरीबन आपको डेंसिटी दी होती है तो मोलरिटी उसमें निकल ही जाती है। दैट्स इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन बच्चों, आइए देख लेते हैं क्या है। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with the chloroform supposed to be the carcinogen. ओके, कह रहा है कि एक सैंपल लिया पीने वाले पानी का, ड्रिंकिंग वाटर का, और उसमें पाया गया कि वो पानी के अंदर क्लोरोफॉर्म की मात्रा बहुत ज्यादा है, और वो मात्रा जो है वो इस तरीके से है कि कार्सिनोजन कैंसर कॉज कर सकती है। ठीक है, तो बीमारी है, कैंसर होने के चांसेस है उस पानी, अगर वो पानी पिया तो। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास। जो लेवल है कंटेमिनेशन का 15 ppm है। देखो बेटा, जब भी जैसे ppm तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, आप लोग इतना सा, पर क्या ना कि उनका इम्पैक्ट बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, होता बहुत छोटा, लाइक पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में समझो कि 1 लाख के अंदर खाली 5 ग्राम वो है, 1 लाख पानी में, 1 लाख ग्राम पानी में खाली 5 ग्राम ऐसे करके, बट उसकी जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए उससे बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। तो यहाँ पे वही है कि वो कह रहे हैं कि जो कंटेमिनेशन रेशियो है 15 ppm है। जब भी आप लोग को ppm दिया जाता है, ठीक है, तो वो पॉइंट को आपको पहले समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। और ये हमेशा उन्हीं जहां पे कंटेमिनेशन की बात होगी, लाइक हवा गंदी हो गई है, पानी गंदा हो गया, तब ये ppm ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इसको समझते हैं कि ppm का मतलब क्या है, फिर आगे अपन क्वेश्चन को आगे रीड आउट कर लेते हैं। तो 15 ppm बेटा, 15 ppm का मतलब है यहाँ पर that 15 parts पर मिलियन। ठीक है, अब 15 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 15 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म क्या हुआ यहाँ पे? सॉल्यूट। ओके, दैट मीन्स 15 parts of chloroform is present in per million, मतलब 1 मिलियन में। अब 1 मिलियन देखो, मिलियन लाख, ठीक है, मतलब 1 मिलियन इज 10 लाख। ओके, तो 10 लाख इसका मतलब कितने जीरो हो जाएंगे? 1 लाख में 5 जीरो, तो 10 लाख, मतलब एक और जीरो, 10⁶ हो गया ना। 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, है ना, 10 लाख बोलेंगे ना इसको। तो प्रेजेंट इन 10 लाख, तो मैं इसको 10⁶ लिख देती हूँ। ठीक है, 10⁶ सॉल्यूशन, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 15 पार्ट्स ऑफ CaCl3। अब पार्ट्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे पार्ट्स की जगह लिख सकते हैं ग्राम। ठीक है, क्या लिख पाएंगे अपन? ग्राम। इसका मतलब ये है कि 15 ग्राम CaCl3 क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। इतना पॉइंट समझ में आया? दैट मीन्स कि आपको यहां से पता चल गया मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज CaCl3 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन ठीक है कितना है हमारे पास? 10⁶ ग्राम। ओके, अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, वो चीज हम लोग को पता है। ठीक है, सॉल्यूशन का मास है 10⁶, सॉल्यूट का मास है 15, तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा यहाँ से, आगे काम आएगा ना, हमें देखो मास परसेंट निकालना है, तो फॉर दैट वी नीड मास। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10⁶ माइनस 15 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट। इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो हमारे पास अब चीजें, तो हम लोगों ने इस चीज से मास डिटरमाइन कर लिया, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का।
अब निकालते हैं, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। ठीक है, मास परसेंटेज निकालना है इसके अंदर। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इज 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 10:6 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ओके। सो क्या करेंगे अभी हम लोग इसके अंदर, कटिंग कर ले। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, यहाँ पे कितने बच गए, 4 जीरो। तो 15 अपॉन 10:4 विच इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर लेके आएंगे ना। ठीक है, 10⁻⁻4 परसेंटेज, तो ये आ गया मास परसेंटेज। डन, क्लियर। चलिए अब देखते हैं सेकंड का निकालें, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी निकालो जो सैंपल में है। मोलैलिटी है ना, हाँ मोलैलिटी। तो चलो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला फिर से देख लें हम लोग। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक मिनट चेक कर लो, दिख तो रहा है कोने में तो नहीं क्या, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट in kg. Okay. Now मोलैलिटी में स्मॉल m लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है हमारे पास सॉल्यूट का, 15 ग्राम। ओके, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, चलो निकाल देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट CHCl3। ठीक है, C का कितना होगा 12, H का 1 और 3 इंटू 35.5, 13 प्लस 3 5 15, 1 कैरी 16, 1 कैरी 9 10, कितना हो गया बेसिकली ये 139.5, है ना। एक बार मैं कर दूँ फिर भी चेक। (35.5) ना, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 106.5 प्लस 13, क्या हो गया, ओके 106.5 प्लस 13, 119। अच्छा, एडिशन मिस्टेक। सो 13 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 106.5, ठीक है, ऐड कर लेते हैं 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ गया मॉलिक्यूलर मास 119.5। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल दिया था, अच्छा आधा है, आधा निकालना है, ये रहा 10⁻6 माइनस 15। ठीक है, क्या आ गया 10⁻6 माइनस 15 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1000, बिकॉज ये ग्राम में है हमारे पास, कहाँ गया, ग्राम में है। ठीक है, तो चलो अब एक चीज सोचोगे बेटा, देखो 10⁻6 माइनस 15 मतलब कि 10 लाख ग्राम पानी में 15 ग्राम का क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, 10 लाख ग्राम पानी में 15 ग्राम, तो देखा जाए तो 15 ग्राम 10 लाख ग्राम के मुकाबले बहुत छोटा है ना। तो कैलकुलेशन अगर तुम इसको निग्लेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपके पास कैल्सी है और आप करना चाहो तो इट्स ओके, आप उसमें भी कर सकते हो, ज्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं, बिकॉज बहुत माइनर चीज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको भी निग्लेक्ट कर लेती हूँ। तो कितना आ गया मेरे पास 15 अपॉन 119.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1000। ठीक है, सो
क्या हो गया, यहाँ पे 0 गया 3, यहाँ पे 3 0 गए, 15/119.5 इंटू 10⁻3। ओके, 15 को हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, 15 डिवाइडेड बाय 119.5 कितना आ गया, 0.1255 इंटू 10⁻³ ओके, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूँ तो 1.255, ओके 1.255 इंटू 10⁻², डेसिमल वहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। मोलार। ओके, तो ये हमने मोलैरिटी निकाल दी। डन बेटा, क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो मास परसेंट और मोलैरिटी अगर आप देखो तो बेसिकली क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है, इतने कोई टफ नहीं है। आपको फॉर्मूला लर्न है तो 80% काम तो फॉर्मूला से हो जा रहा है, 20% काम क्वेश्चन को समझ के कुछ चीजें जैसे ये वाला था, ये पहले निकालना जरूरी था ना कि किस तरीके से कोई मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड कहाँ से आएगा टू फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड द मास परसेंटेज। तो ये वाली चीज को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो 20% जितना क्वेश्चन जो है वो उस तरीके पर डिपेंड करता है जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं। बाकी 80% जो है आप देख पा रहे हैं कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, देन उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। तो 10th क्वेश्चन इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, अल्कोहल और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो उस दौरान जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका रोल क्या होता है। पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या जजमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन बनाना है अल्कोहल का और वाटर का। ठीक है, पॉइंट को समझना है यहाँ पे ध्यान से, फिर अपन रीड कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर बनाना है अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है ना, अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है ROH। OH सबको पता है ना, 11th में किया था हम लोगों ने, अल्कोहल के लिए OH यूज करते हैं। ठीक है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ओके, और इथेनॉल प्रोपेनॉल जो होता है ब्यूटेनॉल, तो आगे जो है वो कार्बन चेन होती है। तो ये R इंडिकेट क्या करता है, ये R जो है वो कार्बन चेन है, कार्बन चेन, और आप बोल सकते हो अल्काइल चेन। ठीक है, तो चलो हम सिंपल शब्द में बोल देते हैं, ये है कार्बन चेन। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपको दिखेगा हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में तो जैसे H और O ही है और तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे फिर भी कार्बन चेन तो है ना, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी कैसा बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बेशक बनेगा। और ये हाइड्रोजन कैसा होगा, मतलब जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब इनके, ठीक है, इनके मोहब्बत की कोई सीमा ही नहीं है, आप इनके बॉन्ड को तोड़ ही नहीं सकते हो। हाइड्रोजन का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तोड़ ही नहीं सकते हो पानी के अंदर। ठीक है, तो पानी का फॉर्म में तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जब इन दोनों को मिक्स कर लिया, जब इन दोनों को मिक्स कर लिया और हम लोग को जो सॉल्यूशन मिल गया किसका, अल्कोहल प्लस वाटर का, तब जो हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें भी होने वाला है नो डाउट। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अवेलेबल है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो वाटर के कंपैरिजन में कैसा बॉन्ड होगा बेटा, वीक बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन चेन आता है। ठीक है, कार्बन चेन क्या करेगा, कार्बन चेन जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रोकेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, उसके बीच में जाके बैठ जाएगा। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तो बन ही नहीं पाएगा। बन ही नहीं पाएगा, मतलब बनेगा तो जरूर, तभी तो अपना सोल्यूशन आ रहा है, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा जितना हमें पानी में स्ट्रॉन्ग नजर आता है। ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो कार्बन चेन है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस कॉज करता है, और इसकी वजह से जो चेन होगी वो वीक बनेगी। तो इसकी वजह से देखना भी पॉइंट को समझना, जो चेन होगी वो वीक बनेगी, जो बॉन्ड होगा वो वीक बनेगा। वीक बॉन्ड का मतलब ये है कि तुम अगर उसको थोड़े से भी हीट दोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब अल्कोहल बन रहा है पानी के साथ, ठीक है, तो क्या क्या चीज देखने को मिलती है,
तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो वीक हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया? लो हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। याद करना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ये वाली पॉइंट ध्यान देना, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वेपर प्रेशर हाई होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, उसको बॉइल करने में मतलब हमको इतनी हीट देनी पड़ती है कि क्या बताएं, तो दैट मींस वेपर प्रेशर क्या है? कम है। ठीक है, ये अपनी पॉइंट्स जो है वो अपने यहाँ से समझ सकते हैं। तो अभी देखो इस चीज को इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अल्कोहल और वाटर, ठीक है, दोनों के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू फॉर्म द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो मैंने बताया कि दोनों के पास जो होगी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्शन होगी। ओके, जैसे हम इन दोनों को मिक्स करते हैं एक सॉल्यूशन बनेगा जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा किसके बीच में? अल्कोहल के बीच में और पानी के बीच में। ठीक है, बट दीज इंटरेक्शंस आर वीकर। ओके, बट ये जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? वीकर बॉन्ड होगा। और इसके लिए किससे वीक होगा? कंपेयर टू द प्योर वाटर। ठीक है, उससे काफी वीक होगा, पता चल जाएगा। ये पता चल जा रहा है तो यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है? दिस शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, क्या शो हो रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अल्कोहल और वाटर जब भी मिक्स होंगे तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, बट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। उन दोनों को अगर अलग अलग करते हैं, लाइक वी नो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अल्कोहल का होता है तकरीबन 45 to 50 के आसपास होता है। ठीक है, बट अगर हम ये वाली चीज करेंगे तो ये 45 से भी कम चला जाएगा, इन दोनों से कम हो जाता है। और जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम आता है दैट मींस इंडिकेशन वही है कि जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जा रहे हैं। क्यों वीक हो जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द कार्बन चेन। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, जो बिहेवियर नजर आएगा, इस बिहेवियर को अपन कैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इतना है समझ में? दैट इज अ थ्योरेटिकल पार्ट। पॉइंट समझ में आई कि हम इसको कैसे जनरलाइज करेंगे, समझ रहे हैं, और इसको अपने को लिखना इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देखो 11। Why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised? ठीक है, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम लोग तो गैसेस जो हैं वो लिक्विड में उतने सॉल्युबल नहीं होती हैं। कैसे बताना है? चलो रीडिंग बाद में करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। ठीक है, देखो एक चीज है हमेशा याद करना बेटा जी, और वो ये है कि गैस जब भी लिक्विड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो प्रोसेस जो होगा वो हमेशा कैसा प्रोसेस होगा बेटा जी? एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि उसमें जो हीट है वो बाहर निकालेगा। ठीक है, हीट क्या कर रहा है? वो हीट रिलीज कर रहा है। हीट क्या कर रहा है? हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि जब भी गैस लिक्विड के साथ कंबाइन होगा तो वो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वहां पे हीट रिलीज होगा। मतलब कि ना लिक्विड को जरूरत है हीट की, ना गैस को जरूरत है हीट की। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो गैस होगा वो ये बोलेगा कि अगर तुम मेरे को पानी में डिसॉल्व करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ घुल जाऊं, तो भैया पहले तो तुम ना हीट, क्योंकि हीट को रिलीज करो, मुझे हीट की जरूरत तो है नहीं, तो इसके लिए पहले तो तुम क्या करो, तुम ना उस पानी का जो टेम्परेचर है ना उसको क्या कर लो? कम कर लो। जैसे पानी का टेम्परेचर तुम कम कर लोगे ना तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो गैस जो है वो साफ साफ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, क्लियर शब्दों में, क्लियर वर्ड्स में हमें ये बोल रहा है यहाँ पर गैस कि अगर तो मुझे पानी के साथ घुलना चाहते हो कि मैं पानी के साथ घुल मिल जाऊं, तो मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि टेम्परेचर उस पानी का क्या करो? ठंडा करो। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर पानी का ठंडा होगा तो मैं ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या हो जाऊंगी? मैं यहाँ पे मिक्स हो जाऊंगी। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही मेरा कंडीशन है, क्योंकि जब मैं मिक्स होंगी ना तो जितनी गर्मी उस पानी में है मैं उसको ही बाहर निकाल दूंगी, तो मुझे यहाँ पे गर्मी चाहिए ही नहीं। पॉइंट क्लियर हुई? ठीक है, यही रीजंस होते हैं
यही रीजन होते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना बेटा, आपने चैप्टर के अंदर रीड भी किया होगा, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो आपको समुद्र के नीचे वाले हिस्से पे ज्यादा पाए जाते हैं, ऊपर इतने नहीं होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो रहेंगे तो ऊपर की तरफ जो पानी है, ठीक है, वहां पे सनलाइट आ रही है, सनलाइट की वजह से वो पानी का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है। टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है। जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो उसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर मैं कोई भी सोलिबिलिटी करूंगी नहीं। अब यहाँ पे पानी में कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस। तो ऊपर की तरफ जो होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन गैस की जो सोलिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इसके लिए एक्वेटिक एनिमल्स को वहां पे सांस लेने में तकलीफ होगी, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वो कैसे रहते हैं, नीचे रहते हैं। नीचे रहते हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो पानी होगा, ठीक है, उसकी सोलिबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की जो अमाउंट है वो ज्यादा दिखेगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सब चीज है। अगर हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं उसके अंदर CO2 गैस होती है, ठीक है, पता है अपने को। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक अपने देखो हमेशा चिल्ड पीते हैं हम लोग ना। चिल्ड क्यों पीते हैं, क्योंकि उसके अंदर चिल्ड रहेगा, टेम्परेचर कम होगा तो CO2 गैस उसमें डिजोल्व होगी। यहीं पे आप गर्म देखो, ठीक है, मजा ही नहीं आएगा पीने में, क्योंकि CO2 गैस डिजोल्व होगी तो हमें खाली मीठा मीठा पानी लगता है। वो जो F1C का जो मजा है ना वो अपने को मिलता ही नहीं है ना। तो ये चीज है। ये पॉइंट समझ में आया ना कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो डिटरमाइन की जाती है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। बस वही चीज को अपन को अभी थ्योरेटिकल में देखना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। द solubility of a gas in liquid at particular temperature is proportional to the pressure of the gas in the equilibrium with the liquid at that temperature. The dissolution of gas in a liquid is exothermic process, जैसे बनाया मैंने। इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, evolution of heat होने वाला है, ठीक है। अब गैस प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन प्लस हीट। तो ले चैटलिस्ट प्रिंसिपल के अनुसार उन्होंने जो बोला था, ठीक है, दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर वो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि पानी का जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पीछे की तरफ शिफ्ट मतलब पानी जो है वो सॉल्युबल नहीं रहेगा फॉर द गैस। इसके लिए गैसेस जो है ना वो कम सॉल्युबल होती हैं जब टेम्परेचर पानी का बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। समझने वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखने होंगे इसके लिए ले चैटलिस्ट प्रिंसिपल के अनुसार। तो ये आपको कुछ टर्म्स जो है वो बताने होंगे कि ये आफ्टर ऑल बताया किसने था और कैसे बताया था। पॉइंट क्लियर हुई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो उस टेम्परेचर के हिसाब से अब देखो गैस डिसॉल्व होगा तो प्रेशर तो आना ही है उसके अंदर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल दिया उन्होंने कि गैस को रिजॉल्व करना है तो एक्सोथर्मिक है। तो इसके लिए ले चैटलिस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम टेम्परेचर रेज कर लेंगे ना तो कौन सा डायरेक्शन रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब गैस जो डिसॉल्व ही नहीं होगी। तो सॉल्यूशन बनने के लिए हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन चाहिए, इसलिए हमें टेम्परेचर क्या करना है, कम करना होता है, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या होता है, देखो हेनरी लॉ क्या बोलता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इंशोर वो कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शन होता है किसका, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसका, गैस का। मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का, सॉल्यूशन के अंदर। तो प्रोपोर्शन साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो लेट्स से KH into x, ठीक है। KH is the Henry's law constant, P is the partial pressure and this is the mole fraction। ओके डन, क्लियर। और तो कुछ है नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना। सबसे ज्यादा यूटिलाइज जो है वो यही स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है इसका, सो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर में या सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 को अगर उसमें आपको मिलाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, गैस है ना, तो गैस को दबाव ज्यादा डालना पड़ेगा, वो भी चिल्ड टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द बोतल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो प्रेशर ज्यादा लगाना होगा। दूसरा, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन blood, the tanks used by the scuba divers are filled with air diluted with the helium,
क्या बोल रहे हैं, वो स्कूबा डाइवर्स वाले होते हैं ना, ठीक है, जो बिल्कुल अंदर समुद्र के अंदर तक जाते हैं, मछलियों के साथ तैरते हैं, तो उनके अंदर जहरीला जो इम्पैक्ट आए, क्योंकि इतना अंदर जाएंगे ना तो ऑक्सीजन तो हम ले नहीं सकते हैं, गैसेस का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे वो जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे, किसके इफेक्ट्स होंगे, नाइट्रोजन के, ब्लड के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए, जो टैंक्स, वो आपको पता है ना, वो लगा के जाते हैं, वो टैंक्स के अंदर ना एयर जो है वो डाइल्यूटेड होती है विद हीलियम। मतलब कैसा होता है, 11.7% हीलियम होता है, 56% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ताकि उनकी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक चीजें ना आए और वो कुछ समय तक अंदर रह पाते हैं, फिर से ऊपर ऊपर आना पड़ता है, ज्यादा समय अंदर नहीं रह पाते हैं, ठीक है, वरना उनके टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाते हैं। फिर एट हाई एल्टीट्यूड्स लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स। अब जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं ना, ट्रैकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, तो जब आप ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हो तो बट ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे ऊपर जाते हैं तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो वीक फील करते हैं, ठीक है, एंड मेक देम अनेबल टू थिंक क्लियरली। आगे मतलब ऑक्सीजन आता ही है तो उनका दिमाग भी नहीं काम करता है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं, इट इज अ कंडीशन ऑफ द एनोक्सिया। एनोक्सिया इसका मतलब क्या होता है कि सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर ब्लड ऑक्सीजन की कमी हो जाना, lack of oxygen in cells और टिश्यूज, ठीक है। तो इसके लिए हाई एल्टीट्यूड पे अगेन ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डन, चलिए, तो ये बेसिकली हमें हेनरी जो बता रहा है वो बता रहा है कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर गैस क्या किस तरीके से बॉडी के अंदर इम्पैक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to minus 3 gram of ethane is 1 bar. Okay, तो partial pressure दिया हुआ है, the partial pressure is 1 bar over a solution जिसके अंदर ethane आपको दिया हुआ है इतना ग्राम। If the solution contains 5 into 10 to minus 2 gram of ethane, then what will be the partial pressure? ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे केस 1 और केस 2 के हिसाब से बोला गया है। केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो आपके पास 1 बार है, ठीक है, और इथेन का जो मास दिया हुआ है, मास ऑफ इथेन दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है, क्लियर। अब केस 2 की बात कर रहा है आपसे, वो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे इथेन का मास चेंज कर लेते हैं, अगर इथेन का मास 6.56 की जगह कम कर लेते हैं, 5 into 10⁻² कर लेते हैं, सो मास ऑफ इथेन कितना हो गया, 5 into 10⁻² ग्राम, ठीक है। तो फिर पार्शियल प्रेशर कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, देखो बेटा, अब इतना तो क्लियर है यहाँ पर कि सेम गैस है, इथेन इथेन दोनों गैस में गैस तो सेम ही आ रही है। अगर गैस यहाँ पे सेम है, पार्शियल प्रेशर निकालना और एक में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम हेनरीज लॉ यूज कर सकते हैं। अब अगर गैस सेम है तो इसका मतलब कि इसका जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वही सेम कांस्टेंट वैल्यू इसके यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से मेरे पास पार्शियल प्रेशर निकालने का जरिया जो मिल गया। तो चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे मुमकिन है। तो देखो, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या हुआ है, मोल फ्रैक्शन। ना पार्शियल प्रेशर 1 बार तो दिया हुआ है, KH निकालना है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं पहले। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालना कैसे है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिख दूं। वैसे तो सॉल्यूशन सॉल्यूट इसमें वर्ड आता है, ये कंपोनेंट आता है, पर ठीक है चलो।
अब मोल्स निकालना है हम लोगों को, तो इथेन का मास दिया हुआ है, तो इथेन का पहले मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन क्या है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, CH3CH3 मतलब कि C2H6, कार्बन कितना है 12, 12 and 24, 24 plus 6 कितना हो गया 30 ग्राम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहले हम निकाल देते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब कि ये आ गया, प्लस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनता कैसे, देखो सॉल्यूशन बनता कैसे है यहाँ पे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कि मोल्स ऑफ इथेन अपॉन मोल्स ऑफ इथेन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है इतना। अब देखो सॉल्वेंट तो पता है नहीं, तो मोल्स ऑफ इथेन कितना है हमारे पास, कितना आ गया, अच्छा वो तो निकालना है अपने को। चलो यहाँ पे आ जाए, मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है हमारे पास 6.5 6.56 इंटू 10⁻³ अपॉन, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलार मास कितना आया हमारे पास 30 अपॉन, चलो पहले ना इसको निकाल देती हूँ मैं क्योंकि फिर गड़बड़ रहेगी अपने पास। एक सेकंड अपना, इसको हटा ही देते हैं। मोल्स ऑफ इथेन पहले निकाल देते हैं। तो गिवन मास इज 6.56 इंटू 10⁻³ अपॉन 30 मोलिकुलर मास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6.56 डिवाइडेड बाय 30, ये मिल रहा है अपने को 0.2186 इंटू 10⁻³ इसको भी आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए यहाँ पर, सो अब मोल फ्रैक्शन, ओके, मोल्स ऑफ इथेन कितना आ गया 0.2186 इंटू 10⁻³ अपॉन मोल्स ऑफ इथेन 0.2186 इंटू 10⁻³ प्लस सॉल्वेंट तो पता ही नहीं है तो उसको मैं y लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू है जो मुझे नहीं पता, वो y लिख देते हैं अपने। अब देखो बेटा, अब एक चीज नोट डाउन कर सकते हो कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है उसका वैल्यू 10⁻³ में है, 10⁻³ में, 10⁻⁻6 का मतलब बहुत छोटा, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये रहेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 0.2186 इंटू 10⁻³ अपॉन y ले लिया हम लोगों ने, इसको निग्लेक्ट कर लिया, बहुत छोटी वैल्यू है इसके लिए। ठीक है, चलो ओके, आ गया हमारे पास, लगा दूं हेनरीज कांस्टेंट। Now, as per the Henry's law, P is equals to KH into mole fraction। ठीक है, P कितना है 1, KH into mole fraction कितना आया हमारे पास 0.2186 into 10⁻³ अपॉन y। इसको वहां पे ले जाते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा टर्म जो है वो यहाँ पे आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y अपॉन 0.2186 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू KH। डन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, KH आ गया, KH यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। सो P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है ना बेटा ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो यहाँ पे गिवन मास अलग है, तो पहले हमें इसका निकालना पड़ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन
गिवन मास इज 5 into 10⁻², अपॉन मोलार मास इज 30. ठीक है, तो दैट इज 1/6. ओके, 5 डिवाइड बाय 30, तो 0.1666 चलता जाएगा इंटू 10⁻² मोल्स. ओके, चलो अब यहां पर फिर से मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं. क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 0.166 इंटू 10⁻² अपॉन अगेन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. ठीक है, तो 0.166 इंटू 10⁻². अगेन मेरे को यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं पता तो मैंने उसको y ले लिया. अब अगेन आप देख सकते हो कि ये वैल्यू जो रहेगी वो इससे, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, प्लस. ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं. ओके, ये आ गया अपने पास मोल फ्रैक्शन. तो चलो लगा देते हैं. P निकालना है, KH की वैल्यू कितनी है, y अपॉन 0.2186 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.166 इंटू 10⁻³ ऑल अपॉन y. y कैंसिल हो रहा है, देखो अच्छे से, बस y कैंसिल. क्या रहा, 0.166 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.2186 इंटू 10⁻³. ये भी कैंसिल आउट हो गया. तो 0.166 डिवाइडेड बाय 0.2186 कितना हो गया हमारे पास, 0.759. ये आ गया पार्शियल प्रेशर. डन बेटा, क्लियर आया समझ में. ओके, तो यहाँ पे केस 1 केस 2, केस 1 एक्चुअली केस तो नहीं, बट ये है कि उन्होंने कंडीशन दी कि अगर इथेन इतना है, उस पर प्रेशर इतना लग रहा है, तो अगर हम इथेन का मास चेंज करेंगे तो प्रेशर कितना लगेगा. प्रेशर और मास के हिसाब से क्लियर बात बन रही है कि यहाँ पे हेनरीज का फॉर्म लगेगा, और सेम गैस है, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू जो होगी हेनरी की वो सेम रहेगी, तो इसके लिए केएच दोनों का सेम रहेगा. तो ये पूरी मशक्कत जो थी वो केएच निकालने के लिए रही थी, केएच के हिसाब से वो चेंज आ गया. मैंने आपको जो ध्यान देना था वो ये वाला पॉइंट था, कहाँ पे कि आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो. लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन बहुत कम है तो आपका जैसे किसी आसानी से कट गया ना, वो फिर कटेगा नहीं. ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इस बेटर कि हम उसको काट लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता. 0.0000 का कुछ फर्क पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं बनता है. ओके, डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.